हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डेडिकेटेड है आप सबके प्रति और जो ये इंश्योर करता है कि आप सबको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में हमारे देश का यूनियन बजट आया है और जिसमें काफ़ी सारी नई घोषणाएं हुई हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं डिक्लेयर की गई हैं। हर साल हमारे देश में एक यूनियन बजट आता है, मीडिया में कुछ वक्त तक इसके ऊपर चर्चा होती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अब आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ये बजट है क्या, क्यों लाया जाता है, हर साल इसको लाना क्यों ज़रूरी है, और आखिर हिंदुस्तान में बजट कब से आ रहा है और किसने इसकी शुरुआत करी, वक्त के साथ में क्या इसमें चेंजेस या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह आए हैं। ये सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में भी कभी ना कभी उठते होंगे। आप लोगों में से कुछ लोग ज़रूर इसके बारे में कभी ना कभी सोचते होंगे जब जब ये बजट के बारे में हर साल फरवरी के महीने में चर्चा होती है। तो आज मैं ये जो सेशन लेकर आया हूँ, आपके इन्हीं सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए, आपके इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेशन लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपके साथ में बजट से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह को डिस्कस करूंगा। हम लोग इसमें यह देखेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में बजट की शुरुआत कैसे हुई और क्यों बजट जो है उसको हर साल लाया जाता है, बजट में क्या होता है क्या नहीं होता, और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। ना सिर्फ ये सब जानना आपको रुचिकर लगेगा, बट साथ ही साथ ये सब कुछ जानने का फायदा ये भी है कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे इससे रिलेटेड सवाल आ गया तो आपसे बन जाएगा, और इसके अलावा अगर किसी इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हैं या फिर किसी और जगह अगर आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो फिर आप उनका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट अवर यूनियन बजट। तो सबसे पहली चीज तो ये कि बजट लाया क्यों जाता है। हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डालते हैं, कुछ चीज़ें या कुछ ऐसे प्रावधान डालते हैं जिनके अनुसार हमारी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑपरेट करना होता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आपका आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 112। ये आर्टिकल 112 हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालती है कि आप हर साल जो है एक बजट लेकर आएंगे जिसमें पूरा लेखा जोखा होगा कि ये जो आपका आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर आपका कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर है इसमें आपकी कितनी कमाई होने वाली है, आपका क्या एस्टिमेट है कि आपको कितना ज्यादा जो है रेवेन्यू मिलने वाला है, और फिर उसमें से आप क्या एस्टिमेट है कि आप कहां कहां पे कितना कितना जो एक्सपेंडिचर करने वाले हो, कितना आप जो है कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में कितना पैसा लगाओगे, कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आओगे, कौन सी नई स्कीम चालू करोगे। तो ये सारा जो लेखा जोखा है आपके रेवेन्यू का कि कितनी आपकी कमाई होने वाली है और आपके एक्सपेंडिचर का कितना आप जो है उसमें से स्पेंड करने वाले और कहां कहां स्पेंड करने वाले हो, आपको हर साल पार्लियामेंट के सामने इस तरीके का आपका जो लेखा जोखा है आपको रखना पड़ेगा, और इसी को जो है बजट कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आर्टिकल 112 है जो आपकी सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डालती है कि हर साल आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इस तरीके का आपको एक लेखा जोखा पार्लियामेंट के सामने रखना है, और जिसके कारण हर साल बजट लाया जाता है। इस पूरे आर्टिकल 112 में कहीं पर भी ये जो शब्द है बजट, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया गया है बजट के लिए वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आर्टिकल 112 यह बोलता है कि सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जो है हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आएगी जिसमें जो आने वाला आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें उनका कितना रेवेन्यू होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा उसका पूरा हिसाब किताब पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल टर्म है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बजट जो है उसके लिए एक प्रचलित शब्द है, उसके लिए एक आप कह सकते हैं पॉपुलर शब्द है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल यह कि आपका जो पहला यूनियन बजट है वो कब आया था। इसके दो जवाब बनते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहला यूनियन बजट कब आया था या सबसे पहला बजट कब आया था, अगर आपको इसका जवाब देना हो तो इसका जवाब आपको मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब टाइम पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद में फिर जब आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है कि हम लोग जब है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा के अब हम लोग जो है डायरेक्टली रूल करेंगे, क्राउन रूल जो है जिसको कहा जाता है, उनके टाइम पीरियड में आपको सबसे पहला बजट देखने को मिलता है फरवरी 1869 में। जेम्स विल्सन साहब जो थे वो इंडिया का पहला बजट लेकर आते हैं। फर्स्ट इंडियन बजट जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन खत्म हुआ उसके बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है,
वो लोग 1869 में 18 फरवरी को बजट लेकर आते हैं, जिसको प्रेजेंट किया जाता है जेम्स विल्सन साहब के द्वारा। और ये तो एक जवाब बना इस बात का कि हिंदुस्तान में बजट कब आया, तो पहला बजट कब आया, ये उसकी बात हो गई। अब अगर आपसे मैं इसी सवाल को घुमाकर पूछूं कि भाई आजादी के बाद में पहला बजट कौन लेकर आया, और ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछा भी जा सकता है रेलवे या इस तरीके के जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं बैंकिंग वगैरह में, इनफैक्ट यूपीएससी वगैरह में सवाल बन सकता है कि आजादी के बाद आपका पहला बजट कौन लेकर आया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1947 को, और ये लेकर आए थे आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी साहब जो हैं ये बजट लेकर आए थे, और इसके बाद में फिर जो हमारा देश है इसमें बजट वगैरह की जो प्रथा है वो शुरू हो गई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के चेहरे भी दिखा देता हूं। आर के शनमुखम चेट्टी साहब जो थे वो ये हैं, एक जज वगैरह हुआ करते थे। तो ये पहला बजट आजाद भारत का लेकर आए थे, और पहला बजट जो इंडिया में आया था फरवरी 1869 को वो जेम्स विल्सन साहब लेकर आए थे। तो ये आपके जेम्स विल्सन साहब हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देश में ये जब आपका बजट वगैरह आना शुरू हुआ, जब चेट्टी साहब आपका 26 नवंबर 1947 को पहला बजट लेकर आए, इसके बाद में फिर हमारे यहाँ प्रथा पड़ गई कि हर साल आपका बजट लाना है। प्लस आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है कि बजट लाना है। तो आपके एक के बाद एक जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो साल दर साल जो है आपके बजट्स वगैरह प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर जिसने सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किए हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब जो थे, इन्होंने 1962 से लेकर 1969 के बीच में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड में 10 बार जो है यूनियन का बजट पेश किया था। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में बन सकता है, और इनफैक्ट अपने को पता भी होना चाहिए कि अपने देश में सबसे ज्यादा बार कौन यूनियन बजट लेकर आया है। उनका नाम है मोरारजी देसाई साहब। ये 10 बार जो है यूनियन बजट लेकर आए थे। इसके बाद में चिदम्बरम साहब का नाम आता है जो 9 बार लाए थे, और उसके बाद में आपके प्रणब मुखर्जी साहब आते हैं। तो ये इस तरीके से मोरारजी देसाई, ये फोटोग्राफ भी उनका लगा हुआ है, ये 10 बार जो है अपने देश का यूनियन बजट लेकर आए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसी मिनिस्टर ने अगर बजट प्रस्तुत किया तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। एंड 1955 तक एक बात थी कि बजट जो है वो सिर्फ आपका इंग्लिश में पब्लिश होता था। उसके बाद से फिर इसका बजट जो है इंग्लिश हिंदी में भी आने लगा, और दूसरी भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन वगैरह फिर आपको देखने को मिलने लगा। मगर 1955 तक आपका प्रोसेस ये चल रहा था, और ये 1869 में जब आपका बजट आया तब से ये प्रोसेस चल रही थी कि ये बजट सिर्फ आपका इंग्लिश में आया करता था। 1955 में हमारी सरकार ने बोला कि नहीं, अब से बजट जो है हिंदी और आपकी जो दूसरी भाषाएं कंसिक्वेंटली उनमें भी आना शुरू होगा, और उसके बाद से उसके ट्रांसलेशन उसमें भी आपको देखने के लिए मिलने लगे। तो ये मोरारजी देसाई साहब हैं, 10 बार या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने हमारा बजट प्रस्तुत किया। और सेकंड पॉइंट क्या है कि 1955 तक बजट सिर्फ इंग्लिश में आता था, उसके बाद फिर हिंदी और दूसरी भाषाओं में छपना शुरू हुआ। अब पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने हमारा बजट प्रस्तुत किया था, कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सीतारमन मैडम जो है, निर्मला सीतारमन मैम जो है वो बजट वगैरह लेकर आ रही है, तो शायद यही जो है पहली महिला है जो बजट लेकर आई हैं, या पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो बजट प्रस्तुत कर रही हैं। ये बात सही नहीं है। पहली महिला, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने आपका बजट प्रस्तुत किया था वो थी इंदिरा गांधी 1970 में। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शी वाज प्राइम मिनिस्टर तो थी ही थी, मगर साथ ही साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं। तो ये जो आपका फोटोग्राफ है ये हिस्टोरिकल फोटोग्राफ है, इसमें ये बजट वगैरह निकालकर अपना प्रस्तुत कर रही हैं। तो 1970 में इंदिरा गांधी मैम जो है ये आपका बजट लेकर आई थी, और ये बजट ये इसलिए लेकर आई क्योंकि ये उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। मोरारजी देसाई साहब ने रिजाइन कर दिया था, और उनके बाद में जो है ये फाइनेंस पोर्टफोलियो भी संभाल रही थी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ। तो उस नाते, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को आपका बजट प्रस्तुत करना होता है, तो उस नाते ये बजट फिर अपना लेकर आई थी। चलें जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पहली महिला जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था वो कौन थी, या वो थी इंदिरा गांधी। चलें, 1991 में मनमोहन सिंह सर जो हैं जब ये बजट लेकर आए थे, तो इस बजट में एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत पाथ ब्रेकिंग चीज हुई थी। वो ये था कि इस बजट के साथ में आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो है हिंदुस्तान में शुरुआत हुई थी, जिसको हम लोग हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। इसके पहले तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक आप कह सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, या सोवियत मॉडल को काफी हद तक जो है हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। कहने के लिए हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी हुआ करती थी, मगर हम लोग फिर भी उसमें सोवियत सोशलिज्म जो है उसको काफी हद तक जो है फॉलो करते थे, रेप्लिकेट करते थे। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो आई है उसमें ये सरकार ने किया यह है कि हमारी इकोनॉमी दूसरे लोगों के लिए खोली है, बाहर से इन्वेस्टर्स आके यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पर आकर जो है काम कर सकती हैं, प्राइवेटाइजेशन वगैरह को जो है बढ़ावा दिया गया है। तो ये सारे काम जो है 1991 का जो बजट आया था, जो मनमोहन सिंह सर ने प्रेजेंट किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें इसको लाया गया था, और इसके साथ में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से कहीं पूछा जाए कि भाई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत
शुरुआत किस बजट से हुई है, तो कई लोग 92 93 लिखेंगे, उनको लगेगा कि लिक्विड आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स वगैरह जब आए तो उसके बाद वाला जो आपका बजट रहा होगा उसमें शुरू हुआ होगा। ऐसा नहीं था। 1991 का जो आपका बजट है, मनमोहन सिंह सर ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत जो है वो आपको देखने को मिली थी। और 2000 तक आपका ये प्रोसेस वगैरह चलती थी या फिर ये प्रथा बनी हुई थी कि बजट को शाम को 5 बजे लाया जाता था। फरवरी का जो आखिरी वर्किंग डे होता था उस दिन, फरवरी का आखिरी वर्किंग डे अब शुक्रवार को पड़ जाए, शनिवार को पड़ जाए, आपका सोमवार को पड़ जाए, मंगलवार को पड़ जाए, डजंट मैटर, मगर फरवरी का जो आखिरी वर्किंग डे होता था सन 2000 तक, बजट उस पर्टिकुलर दिन शाम को 5 बजे तक प्रस्तुत किया जाता था। मगर 2001 से इसको चेंज किया गया और ये आपका प्रस्ताव किया गया कि आपसे जो बजट है वो फरवरी के आखिरी दिन 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा दिन में। तो उसके बाद से 2001 से फिर आपका ये प्रोसेस बन गई कि फरवरी के आखिरी वर्किंग डे 11 बजे दिन में जो है बजट लाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर उसमें बजट स्पीच देगा और जो भी आपका लेखा जोखा है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को उसको सामने रखेगा। और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये चीज की गई 2017 में। 2017 तक ये होता था कि 2 बजट आया करते थे, एक आपका रेलवे का अलग बजट आता था और उसके बाद में फिर आपका जो यूनियन बजट है वो आता था। रेलवे का बजट पहले आता था और उस बजट को आपका रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट करता था, उसके बाद में आपका यूनियन बजट आया करता था और उसको आपका फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता था। मगर 2017 में ये किया गया, मोदी सरकार के आने के बाद में ये चीज की गई कि आपका जो रेल बजट है और फाइनेंस बजट है दोनों को आपने एक साथ में मर्ज कर दिया और आपने ये बोला कि आपसे 2 अलग अलग बजट आएंगे, रेल बजट को भी अब यूनियन बजट के साथ में ही प्रेजेंट किया जाएगा, एक सिंगल बजट आपका आएगा 2017 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1921 में आपका जो जनरल बजट हुआ करता था उससे आपने रेलवे के बजट को अलग किया था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एक्वर्थ कमेटी और उनके रिकमेंडेशन पर 1921 में आपने रेलवे के बजट को आपका जनरल जो बजट है उससे अलग कर दिया था और वहां से ये प्रोसेस चली आ रही थी कि रेलवे का बजट अलग होगा और आपका जो जनरल बजट है दूसरा बजट वो अलग आएगा। मगर 2017 में अब क्या किया गया, उस चीज को फिर से मर्ज किया गया और उसके बाद से अब रेलवे का अलग से कोई बजट नहीं आता, वो फाइनेंस का जो बजट है या जो यूनियन का बजट है उसी में शामिल कर 2017 के बाद से वैसा हो रहा है। साथ ही साथ एक चीज और की गई कि अब यह बोला गया कि हर साल जो बजट है वो फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को 11 बजे नहीं आएगा, वो अब आएगा 1 फरवरी के दिन। 1 फरवरी चाहे कोई भी दिन हो उस दिन आपका बजट जो है उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और इसके बाद में हमारी जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक और पाथ ब्रेकिंग चेंज किया। वो ये था कि ये पहली बार अपने देश में पेपरलेस बजट जो है 1 फरवरी 2021 को लेकर आई। इसके पहले तक बजट का पूरा एक डॉक्यूमेंट बनता था जो आपका हार्ड कॉपी में आता था, उसको आपको पढ़ना पड़ता था। मगर अब क्योंकि हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उसी पॉलिसी को कंटिन्यूएशन में आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैम, ये पेपरलेस बजट लेकर आई थी 1 फरवरी 2021 को और उसके बाद से इस चीज को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि आपके जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस वगैरह हैं इसमें जितना हो सके उतना ज्यादा हमको पेपरलेस की तरफ जाना है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इसमें हम लोगों ने बजट से रिलेटेड जो अलग अलग हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे उनके बारे में बातचीत करी है। हमने ये देखा कि बजट की शुरुआत कब हुई, आज़ाद भारत का पहला बजट कब आया, कौन वो फाइनेंस मिनिस्टर था जो सबसे पहले हमारा बजट लेकर आया, कौन वो फाइनेंस मिनिस्टर था जो सबसे ज़्यादा बार लेकर आया, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट लेकर आई उनके बारे में बात करी, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी शुरू हुई थी बजट वगैरह में वो कब से हुई वो देखा, पेपरलेस बजट के बारे में बातचीत करी, रेलवे और आपका जो जनरल बजट है उनको कब अलग किया गया था, कब जोड़ा गया, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करी और फाइनली हम लोगों ने अपनी बातचीत को कंक्लूड किया है पेपरलेस बजट पर। तो ये जो थे बजट से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे। आने वाले जो सेशन रहेंगे उसमें मैं आप लोगों से इसी तरीके के और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह शेयर करूंगा। इनफैक्ट जो बजट आया है इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग घोषणाएं हुई हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में और इस तरीके के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको जानना हमारी नॉलेज में वृद्धि करता है और जिनका इस्तेमाल हम अगर किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहीं सवाल वगैरह कुछ आ गए तो हमको पता रहना चाहिए हमें। और इसके अलावा एक अवेयर नागरिक के तौर पर इस तरीके की जनरल इंफॉर्मेशन हमें हमारे देश के प्रशासन के बारे में होनी चाहिए। तो इस तरीके के आगे भी मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आता रहूंगा। बट ऑन दिस नोट आई वुड बी विल बी कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में आप लोग जुड़े रहें, इस तरीके के इंटरेस्टिंग सेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग क्लासेस के सबको यहाँ पर डिटेल में कवर कराया जाता है। तो जुड़े मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं। एंड ये जो पूरा वेंचर है जिसका पूरा एक कंप्लीट फोकस और एक डेडिकेशन है कि बच्चों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट,
किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसका ये जो वन स्टॉप सेंटर है, जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो मैग्नेट ब्रेन्स है। तो इसके साथ में जुड़ें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। एंड हमारा जो ये मिशन है कि हर बच्चे तक हमको एजुकेशन लेकर जाना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेकर जाना है, और किसी भी परिस्थिति में, चाहे पेंडेमिक आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसमें हमें अपने देश के प्रति कंट्रीब्यूशन करना है। इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ें और हमारे देश के प्रति जितना हो सके अपने जो छोटा सा एक एफर्ट है उसको देते जाएं और इसकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन करें। ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, बहुत पॉजिटिव रहें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू। जय हिंद।